हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 8.1 में। तो दोस्तों यूं ही बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में, ताकि आने वाले आगामी एग्ज़ामों में आपकी जो है सेल्फ स्टडी यूं ही बनी रहे। और दोस्तों अगर कोई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहा है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से हृदय की जांच के लिए सबसे उपयोगी जो जांच है वो कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर ईईजी, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर ईसीजी, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर सीटी स्कैन, ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर एमआरआई। हाँ दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन जो ए है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो दोस्तों आपको पता है कि यह जो है ये हमारे ब्रेन डेथ के लिए काम में लिया जाता है, यानी ब्रेन से संबंधित कोई अगर जांच करवानी हो तो ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वो जांच है जिसके द्वारा हमारे हृदय की जांच की जाती है। दोस्तों सीटी स्कैन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, दोस्तों इसके अंदर भी जो है मस्तिष्क से संबंधित जांच की जाती है। और एमआरआई हमारा जो यहाँ पर है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इससे हमारे जो है संपूर्ण शरीर की जांच की जाती है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी ईसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों वह कौन सा उपकरण है जिससे वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर एम्पियर, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर अल्टीमीटर, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर बैरोमीटर और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर लैक्टोमीटर। हाँ दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन जो ए है हमारा यहाँ पर एम्पियर, वो काम में लिया जाता है किसी भी विद्युत धारा को मापने के लिए, यानी कि एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। दोस्तों अल्टीमीटर जो है वो किसी भी ऊंचाई वाली वस्तु, जैसे कोई वायुयान अगर हवा के अंदर चल रहा हो तो उसकी ज़मीन से जो ऊंचाई होती है उस ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर को काम में लिया जाता है। दोस्तों ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर बैरोमीटर। दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा ही वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। और लैक्टोमीटर के द्वारा दूध के अंदर जो पानी की मात्रा होती है उसका पता लगाया जाता है। तो दोस्तों अपना सही आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों आपसे, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं। तो दोस्तों वह शरीर का कौन सा अंग है जिसे शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर किडनी, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर यकृत, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर आमाशय, ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर अग्नाशय। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन जो ए है किडनी, इसे गुर्दा भी कहते हैं। तो दोस्तों गुर्दे के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि जो हमारा रक्त होता है उसको छानने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तो इसे हम रासायनिक प्रयोगशाला नहीं कह सकते। दोस्तों ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर लीवर यानी यकृत। दोस्तों यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और इसी के अंदर जो है सर्वाधिक प्रयोग कंप्लीट होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले हानिकारक अमोनिया को यहाँ पर जो है यूरिया के अंदर बदला जाता है। अमोनिया को यहाँ पर किसके अंदर बदला जाता है, यूरिया के अंदर बदला जाता है। तो दोस्तों यकृत ही वो है प्रयोगशाला है जिसके अंदर सर्वाधिक जो है रासायनिक प्रयोग कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर की जो रासायनिक प्रयोगशाला है वो कौन सी रहेगी, यहाँ पर यकृत रहेगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका हमारे जो है वो है, निम्न में से
पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? यानी पेसमेकर का जो संबंध है हमारे शरीर से वो किस अंग से है? तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर लीवर है, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर किडनी, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर हृदय और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर फेफड़े। तो आपको बताना है कि जो कौन सा अंग है उससे संबंधित है पेसमेकर। हाँ दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन जो ए है यहाँ पर हमारे लीवर। दोस्तों इसी को यकृत के नाम से जाना जाता है, इसी को जिगर के नाम से भी जाना जाता है और इसी को जो है हम कलेजा भी कहते हैं। तो दोस्तों पेसमेकर का जो संबंध है वो हमारे लीवर से नहीं है। अगला ऑप्शन है हमारा किडनी। तो दोस्तों किडनी से भी हमारे जो है शरीर का उसका संबंध, पेसमेकर का संबंध किडनी से भी नहीं है। अगला ऑप्शन आता है हमारे यहाँ पर हृदय। तो दोस्तों हृदय से हमारा पेसमेकर का संबंध है, क्योंकि जो पेसमेकर होता है उसका काम होता है हृदय की धड़कन को जो है नियंत्रित करना, शुरू करना, उसे नियंत्रित करना। ये सभी पेसमेकर का संबंधित काम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पर, आरबीसी को और किस नाम से जानते हैं? यानी आरबीसी का अन्य नाम और क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारे यहाँ पर ल्यूकोसाइट, ऑप्शन बी है हमारे यहाँ पर मोनोसाइट, ऑप्शन सी है हमारे यहाँ पर एरिथ्रोसाइट्स और ऑप्शन डी है हमारे यहाँ पर लिम्फोसाइट्स। तो आपको बताना है कि और वह किस नाम से जानी जाती है आरबीसी। तो दोस्तों देखिए हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन ए है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो है वो हमारा नाम है डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम। यानी दोस्तों आप यहाँ पर देखिए आगे का जो नाम है ल्यू, तो डब्ल्यू के अंदर जो पीछे का नाम आता है ल्यू, तो इससे आप समझिए कि डब्ल्यू ल्यूकोसाइट्स। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स दोस्तों क्या होती है? जो डब्ल्यूबीसी होती है हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है उसी का नाम यहाँ पर आता है मोनोसाइट। दोस्तों इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स हमारा आरबीसी का ही दूसरा नाम है। दोस्तों यहाँ पर आप समझिए आगे का जो इरिथ्रो है और यहाँ पर जो है आरबीसी, आर इसी में सेम है और इसी में भी आर सेम है, तो आरबीसी का और नाम है इरिथ्रोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है दोस्तों? लिम्फोसाइट जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी का नाम है लिम्फोसाइट। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी इरिथ्रोसाइट्स। वो है किस वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी? दोस्तों वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए है हमारे यहाँ पर विलियम हार्वे ने, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन ने और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हाँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, वो क्या थे? मतलब वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर रक्त जो परिसंचरण तंत्र होता है उसकी खोज की थी। यानी हमारे शरीर के अंदर रक्त का जो संचरण होता है वो किस प्रकार से होता है उसकी खोज की थी सबसे पहले वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने। ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पर कार्ल लैंडस्टीनर। दोस्तों यही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन। दोस्तों इन्होंने जो है हमारे शरीर के अंदर केंद्रक की खोज की थी। ऑप्शन जो डी है हमारे यहाँ पर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो दोस्तों ये वो वैज्ञानिक थे, एक अफ्रीकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है 3 दिसंबर 1967 को जो सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था, यानी हृदय को ट्रांसफ़र किया था। तो दोस्तों हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक है डॉक्टर वेणुगोपाल, उन्होंने जो है 31 अगस्त 1994 को जो है भारत के अंदर सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था। तो ध्यान में रखिए दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, क्यों होता है? क्या कारण है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी सर्वदाता होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर, क्योंकि इनके अंदर किसी भी प्रकार के एंटीजन उपस्थित होते हैं, इनमें एंटीजन उपस्थित नहीं होते हैं और इनमें एंटीबॉडी अनुपस्थित रहती है, और डी ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ के अंदर जो है एंटीजन उपस्थित नहीं होते हैं, तो हमारा बी आंसर यहाँ पर सही है,
ब्लड ग्रुप ओ के अंदर किसी भी प्रकार के कोई एंटीजन नहीं होते हैं। दोस्तों एंटी जो सी है ऑप्शन यहाँ पर एंटीबॉडी अनुपस्थित रहती है, तो वह रहती है हमारे जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है उसके अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित रहती है, इसीलिए वो सर्वग्राही ग्राही होते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर्स होते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है, तो उसका कारण है क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है वो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है। यानी जो इंसुलिन नामक हार्मोन है वो हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर पैनक्रियाज ग्रंथि, और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि। हाँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, इसी को दोस्तों जो है आउटो ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो थायराइड ग्रंथि है उससे जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है थायरोक्सिन नामक हार्मोन। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर गलत है। ऑप्शन बी आता है यहाँ पर हमारा पैराथायराइड ग्रंथि यानी परा आउटो ग्रंथि। तो दोस्तों इससे जो पैराथायराइड ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है वो होता है पैराथार्मोन हार्मोन। तो ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर पैनक्रियाज ग्रंथि। दोस्तों इसी को हिंदी के अंदर जो है अग्नाशय ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। होता क्या है कि यह जो एक ग्रंथि है यह हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी कि इसके अंदर जो है बहिर्स्रावी के रूप में भी काम में आती है और अंतःस्रावी के रूप में भी यह ग्रंथि काम में आती है। तो दोस्तों इसका जो 98% हिस्सा होता है वो बहिर्स्रावी के रूप में होता है और यहाँ पर जो 2% हिस्सा होता है वो अंतःस्रावी के रूप में काम में आता है। तो दोस्तों इसकी जो अंतःस्रावी का जो 2% हिस्सा है इसके अंदर होता क्या है कि जो इसके अंदर जो है लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं। उन्हीं लैंगरहैंस द्वीप में से जो बीटा कोशिका होती है, इसी जगह से जो है इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर यहाँ पर है सी, पैनक्रियाज ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो है यह इस मतलब कि अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यह जो है हमारे शरीर में किडनी के ऊपर स्थित होती है, इसीलिए इसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। हमारे शरीर की जीवन रक्षक ग्रंथि भी इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। यानी दोस्तों अगर हमारे शरीर के अंदर कौन सा विटामिन कम हो जाए जिससे हमारे जो है रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर विटामिन ए, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर विटामिन डी, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर विटामिन सी, और ऑप्शन डी है हमारे यहाँ पर विटामिन के। हाँ दोस्तों, तो देखिए जो यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन जो ए है वो है विटामिन ए। तो दोस्तों इसकी कमी के कारण जो रोग होता है वो रतौंधी होता है। तो हमारे यहाँ पर विटामिन जो ए है वो गलत है। विटामिन जो डी है ये भी यहाँ पर जो है गलत है। विटामिन जो सी है हमारी यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल, दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि इसके कारण जो रोग होता है वो हमारे मसूड़ों के अंदर दर्द होते हैं, स्कर्वी नामक रोग होता है। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर विटामिन के। विटामिन के है दोस्तों, इसी के अंदर जो है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक जो वर्णक होते हैं उनका निर्माण होता है। और दोस्तों अगर यह हमारे शरीर के अंदर इसकी कमी हो जाए तो उन दो वर्णकों का जो है निर्माण नहीं हो पाता है और इसी की कमी के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर रहेगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पदार्थ की कुल अवस्थाएं कितनी होती है। दोस्तों पदार्थ की कुल अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर 3, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर 5, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर 4, ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर 2। तो दोस्तों आपको बतानी है कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है।
हाँ दोस्तों, तो आपको पता है कि जो पदार्थ की मूल अवस्थाएं होती है वो होती है 3। पदार्थ की जो मूल अवस्थाएं होती है वो 3 होती है, और पदार्थ की जो कुल अवस्थाएं होती है वो 5 होती है। तो दोस्तों देखिए, जो मूल अवस्थाएं होती है वो 3 होती है, यानी ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की 3 मूल अवस्थाएं होती है। दोस्तों इसी तीनों के मिश्रण से एक दूसरी अवस्था बनती है, वो आती है प्लाज्मा। कौन सी आती है? प्लाज्मा अवस्था आती है। दोस्तों सूर्य, तारे, बल्ब, इन सभी के अंदर ये जो है चौथी अवस्था उपस्थित होती है। तो दोस्तों जो पांचवी हमारी अवस्था आती है वो आती है BEC। BEC यानी एक भारतीय वैज्ञानिक थे और एक आइंस्टीन थे। इन्हीं के दोनों के नाम के मिश्रण, दोनों से एक अवस्था का नाम हुआ है, वो है BEC। तो दोस्तों पांचवी जो अवस्था है वो है BEC। तो पदार्थ की कुल अवस्थाएं कितनी होती है? 5 होती है। पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो दोस्तों पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर मिश्रण, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर यौगिक, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर तत्व, और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर सॉलिड। हाँ दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन जो ए है हमारा यहाँ पर, वो हमें पता है कि जो मिश्रण होता है, यानी 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं उनके अनिश्चित अनुपात में जो बना पदार्थ होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिश्रण। यानी कि इनको जो है रासायनिक और भौतिक क्रिया के माध्यम से वापस अलग किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर गलत होता है। ऑप्शन बी आता है यहाँ पर हमारा यौगिक। तो दोस्तों यौगिक क्या होते हैं? यौगिक जो होते हैं वो 2 या 2 से बने हुए एक निश्चित अनुपात के अंदर जो तत्व जो क्रिया करके बनाते हैं उन्हें कहते हैं यौगिक, जिनको हम एक रासायनिक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी उतना शुद्ध रूप नहीं है। ऑप्शन सी आता है यहाँ पर हमारा तत्व। तो दोस्तों तत्व क्या होते हैं? तत्व जो है किसी पदार्थ के जो है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और इनको जो है किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो जो है पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप होता है वो होता है तत्व। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? यानी वो कौन सी गैस है जिसे लगाने पर इंसान जो है हंसता हुआ रहता है? ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर मार्स गैस, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर अमोनिया, ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ दोस्तों, तो देखिए मार्स गैस जो होती है मीथेन CH4, वो हमें जो है कीचड़ से प्राप्त होती है। इसे गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारी जो है हंसाने वाली गैस नहीं है। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर क्लोरोफॉर्म CHCl3। दोस्तों इस गैस का उपयोग बेहोशी के रूप में लिया जाता है, यानी किसी भी इंसान को जो है बेहोश करने के लिए ऑपरेशन करने से पहले इस गैस का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो बेहोश हो सके। ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पर है अमोनिया। दोस्तों अमोनिया जो है इसे ठंडक के रूप में काम में लिया जाता है। अभी के नए जो वर्तमान के जो फ्रिज है उनके अंदर इस गैस का उपयोग किया जाता है। पहले CFC का किया जाता था, लेकिन आजकल उस पर बैन लगा हुआ है और अमोनिया का उपयोग किया जाता है। और अगला ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। तो दोस्तों हंसाने वाली गैस के नाम से जानी जाती है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की चाल सर्वाधिक गतिशील किस माध्यम में होती है? यानी वह कौन सा माध्यम है जिसके अंदर प्रकाश की जो चाल है वो सबसे ज़्यादा होती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर वो है ठोस, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर लिक्विड, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर गैस, और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर निर्वात। हाँ दोस्तों, तो आपको पहले तो ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जो प्रकाश की चाल होती है वो ध्वनि की चाल के विपरीत होती है।
यानी जहाँ पर ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है उस माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। यानी ठोस के अंदर प्रकाश की चाल सबसे कम होती है और वहीं ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, जो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है वो होती है निर्वात के अंदर, और ध्वनि की चाल जो है निर्वात के अंदर बिल्कुल कम होती है, यानी शून्य के बराबर होती है। तो प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक होती है निर्वात के अंदर, और निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से, यानी पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से प्रकाश की चाल होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो दोस्तों, वह कौन सी शर्करा है जो प्रकृति की तरफ से बनी होती है और सबसे मीठी होती है? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर है माल्टोज शर्करा, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर लैक्टोज शर्करा, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर सुक्रोज शर्करा, और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर फ्रक्टोज शर्करा। हाँ दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन जो ए है हमारा यहाँ पर माल्टोज शर्करा, ऑप्शन जो ए है यहाँ पर माल्टोज शर्करा, दोस्तों उसे धान की शर्करा भी कहते हैं। तो यह सबसे मीठी शर्करा नहीं है दोस्तों। माल्टोज शर्करा जो है एक धान की शर्करा है और सबसे ज़्यादा जो है जौ के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर लैक्टोज शर्करा। तो दोस्तों, लैक्टोज शर्करा जो है वो एक दूध की शर्करा है। लैक्टोज शर्करा जो है एक दूध की शर्करा है दोस्तों, माँ के दूध में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये लैक्टोज शर्करा। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर सुक्रोज शर्करा। दोस्तों, सुक्रोज शर्करा को जो है रसोई घर की शर्करा भी कहते हैं। रसोई घर की शर्करा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है गन्ने से बनती है और इसे गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर फ्रक्टोज शर्करा। तो दोस्तों, फ्रक्टोज शर्करा ही वो शर्करा है जो प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। दोस्तों, ये सभी प्रकार के जो खाने योग्य जो फल होते हैं वहाँ से हमें मिलती है। सर्वाधिक मात्रा इसकी होती है शहद के अंदर। तो दोस्तों, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज शर्करा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आपसे कि गति के कौन से नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? यानी गति का वह कौन सा नियम है जिससे बल का व्यंजन प्राप्त होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर वो है गति का पहला नियम। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर वो है हमारा गति का दूसरा नियम, और ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर वो है गति का तीसरा नियम, और ऑप्शन डी जो है वो है गति के तीनों नियमों से होता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बताना है और कमेंट बॉक्स के अंदर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको खुद लिखना होगा। दोस्तों, गति का जो पहला नियम है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कोई वस्तु एक स्थिर अवस्था के अंदर पड़ी है तो वह उसी स्थिर अवस्था के अंदर ही पड़ी रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य वस्तु का बल ना लगे। यानी अगर मैं कहूँ, अगर कोई एक चीज़ यहाँ पर खड़ी है तो वह यहीं पर खड़ी रहेगी, ना कि जब तक उस पर किसी बाहरी वस्तु का बल ना लगे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो गति का दूसरा नियम है वो ये कहता है कि जो किसी भी वस्तु के अंदर जो संवेग में परिवर्तन होता है, किसी भी वस्तु में जो संवेग में परिवर्तन होता है वो उस वस्तु में लगने वाले बल के समानुपाती होता है, यानी बल के समानुपाती होता है। और ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर वो है हमारा गति का तीसरा नियम। और गति का तीसरा नियम क्या कहता है? गति का तीसरा नियम ये कहता है कि अगर किसी वस्तु पर क्रिया लग रही है तो उसी के बराबर क्रिया वापस लगेगी, परंतु वह विपरीत होगी। इसीलिए इस जो है गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर मैं कहूँ कि अगर कोई फ़ैन चल रहा है तो उस फ़ैन का जो ऊपर का मुंह होता है वो लेफ़्ट साइड में अगर घूम रहा है तो फ़ैन जो होगा वो राइट साइड की तरफ घूमेगा। अगर कोई इंसान नाव से नीचे की ओर उतर रहा है तो जो नाव होगी वो पीछे की ओर खिसकेगी। और अगर मैं कहूँ कोई इंसान अगर कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है तो जैसे ही बंदूक की गोली जो आगे की ओर जाएगी तो बंदूक का जो धक्का लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा। यानी जितनी क्रिया होगी उसके विपरीत प्रतिक्रिया होगी। गति का तीसरा नियम यही कहता है। तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि इन तीनों में से गति का वह कौन सा नियम है
जिससे बल का व्यंजन प्राप्त होता है। बल का व्यंजन यानी जिससे बल का सूत्र निकलता है। F बराबर m/a। दोस्तों यह जो सूत्र निकलता है वो गति के किस नियम से निकलता है? यहाँ पर F से हमारा मतलब होगा फोर्स यानी बल, बराबर m से हमारा यहाँ पर होगा किसी भी वस्तु का मास, द्रव्यमान। a से हमारा यहाँ पर मतलब होगा त्वरण। तो दोस्तों त्वरण क्या होता है? किसी भी वस्तु के वेग के अंदर जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी अगर बात करें कि त्वरण को किस प्रकार निकाला जाए तो ए बराबर, यानी अगर किसी वस्तु की जो अंतिम स्थिति है, उसकी जो अंतिम चाल है, वेग 2 जो है उसका, उसमें से अगर उसका प्रारंभिक वेग अगर माइनस करेंगे वेग 1, यानी अंतिम स्थिति से उसकी अगर प्रारंभिक स्थिति को माइनस कर देंगे और उसके अंदर जो है भाग लगा देंगे लगने वाले समय का यानी t, तो इससे जो है हमारा त्वरण निकलेगा। किसी भी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि गति के कौन से नियम से जो है बल का ये व्यंजन प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के ज़रूर भेजें। धन्यवाद दोस्तों।